हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से बच्चों आप सबका स्वागत है कार्बन फैमिली के इस पॉडकास्ट में, है ना। एक स्माइलिंग फेस के साथ हमेशा जहां भी आप रहते हैं वहां रहा करिए। और जो स्माइल है ना आपके चेहरे का, ये दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देता है। तो जब आप एकदम ऐसे सिकुड़े हुए शक्ल के साथ उदास दिखेंगे ना, तो नेगेटिविटी आपको घेरती है। लेकिन जब आप पॉजिटिविटी स्माइल के साथ रहते हैं तो नेगेटिविटी दूर दूर तक आती नहीं है। तो चलिए, कार्बन फैमिली का हम एनसीईआरटी बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं। मैं फिर से हमेशा की तरह इस बार एनसीईआरटी आपके सामने लेके बैठा हूं और एनसीईआरटी को पूरा डिकोड कर देंगे अभी लाइन बाय लाइन। तो बताइए, स्टार्ट करें कार्बन फैमिली। चलिए, कार्बन फैमिली में कौन से एलिमेंट्स हैं? तो आपके पास आएगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक है, अब कार्बन को बोला गया है। अब इसमें मुझे आप बताइए मेटलॉइड का मैंने शॉर्ट ट्रिक बता रखा है। तो देखो यहां पे वहां पे सिलिकॉन को भी मेटलॉइड बताया है, बट जैसे ही हम कार्बन फैमिली में आ जाते हैं यहां पे सिलिकॉन को नॉन मेटल बोला गया है और सिलिकॉन की सारी जो रिएक्शंस है वो नॉन मेटल के थ्रू की गई है। तो आप कंफ्यूज ना हो, वहां पे सिलिकॉन को उसने मेटलॉइड माना था, हमने भी मान लिया। यहां पे सिलिकॉन को नॉन मेटल मान रहे, हम भी मान लेंगे। तो जहां पे एम्बिग्विटी है वहां पे क्वेश्चन एनसीईआरटी नहीं पूछेगा। तो आइए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड में जर्मेनियम मेटलॉइड है। अब किसी भी ग्रुप में मेटलॉइड से ऊपर होते हैं नॉन मेटल और नीचे होते हैं मेटल। तो जर्मेनियम से ऊपर है कार्बन और सिलिकॉन, वो हो गए आपके नॉन मेटल, और टिन और लेड जो है बच्चे वो हो गए मेटल्स। तो अब फिर से एक बार पढ़िए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ऊपर के दो कार्बन और सिलिकॉन है नॉन मेटल, जर्मेनियम है मेटलॉइड और टिन और लेड है हमारे मेटल्स। एकदम बढ़िया। अब कार्बन के बारे में कहा गया है कि कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में, कार्बन एलिमेंटल स्टेट में नेचर में कहां मिलता है? तो बच्चे कोल, ग्रेफाइट और डायमंड के फॉर्म में मिलता है। कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में कहां मिलता है? तो कोल, ग्रेफाइट और डायमंड में मिलता है। कंबाइंड स्टेट में कार्बन किस फॉर्म में मिलता है? तो कंबाइंड स्टेट में मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बन एंड CO2 में मिलता है। मेटल कार्बोनेट मतलब कि CO3-2 आयन जहां पे हो। हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया CXHY और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो हमारे पास कार्बन है उसके कितने आइसोटोप हैं? 3। कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। इन तीनों में से कार्बन 12 और 13 तो आपके स्टेबल आइसोटोप हैं, कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। ये जो कार्बन 14 है, ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ये अनस्टेबल आइसोटोप है क्योंकि वो टूटेगा। रेडियो एक्टिव का मतलब डीके होना, टूटना। और स्टेबल हो गए 12 और 13। जो ये कार्बन 14 है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, इसका यूज कहां किया जाता है? यूज्ड फॉर रेडियो कार्बन डेटिंग। मतलब इसकी यूज करते हैं हम रेडियो कार्बन डेटिंग, मतलब किसी भी एलिमेंट की एज पता लगाने के लिए कि कितना पुराना है, कितना नया है, उसके लिए हम यूज करते हैं C14। सिलिकॉन किस फॉर्म में मिलता है? तो सिलिकॉन इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट। सिलिका क्या होता है? सिलिकॉन का ऑक्साइड होता है। सिलिका क्या होता है? SiO2 होता है। और सिलिकेट क्या होता है? तो SiO4-4 इज सिलिकेट। ठीक है, सिलिकेट के कुछ एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है। तो उसी लाइन में देखो लिखा गया है 3 सिलिकेट्स के एग्जाम्पल हैं, सिरामिक, ग्लास और सीमेंट। सिरामिक, ग्लास और सीमेंट ये तीनों क्या हैं? सिलिकेट्स। और सिलिकॉन सिलिकेट्स और सिलिका के फॉर्म में मिलता है। सिलिका का फॉर्मूला बताया SiO2 और सिलिकेट्स का बताया SiO4-4। बच्चे, जो जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम अल्ट्रा प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये इस्तेमाल होता है ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाने में। अल्ट्रा प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर यूज्ड टू मेक ट्रांजिस्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इसमें जो टिन है बच्चे, SN, जो टिन है, इट अकर्स एज SnO2। और जो बच्चे इसमें लेड है, इट अकर्स एज PbS यानी कि गैलेना। मैं एक बार वापस रिकैप मारता हूं। कार्बन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट, 3 कार्बन से 3 पॉइंट निकले। पहला पॉइंट है एलिमेंटल स्टेट में कोल, ग्रेफाइट और डायमंड में मिलता है। कंबाइंड स्टेट में मेटल कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बन और CO2 मिलता है। कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, 12, 13, 14।
जो कार्बन 12 और 13 है वो स्टेबल है, कार्बन 14 अनस्टेबल है। कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ठीक है। जो कार्बन 14 है इट इज यूज फॉर रेडियो कार्बन डेटिंग। जो सिलिकॉन है वो सिलिका और सिलिकेट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सिलिकेट्स का 3 एग्जाम्पल है, सिरामिक, ग्लास और सीमेंट। जो जर्मेनियम है, अल्ट्रा प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इसको हम कहां इस्तेमाल करते हैं? यूज टू मेक ट्रांजिस्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। जो टिन और लेड है, तो टिन अपने ओर में मिलता है, टिन का ओर होता है SnO2, इसका नाम है कैसीटेराइट। उसी तरह लेड जो मिलता है, इट लेड अकर्स इन द फॉर्म ऑफ लेड सल्फाइड PbS यानी कि गैलेना। लेड अकर्स इन द फॉर्म ऑफ लेड सल्फाइड PbS यानी कि गैलेना। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जंप मारते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो सर पहले वाला इनर्ट गैस NH2NP2, पहले वाला इनर्ट गैस NH2NP2 लाइन से अब सबका लिख देते हैं कार्बन फैमिली में। तो उससे पहले वाला इनर्ट गैस यानी कि हीलियम 2s2 क्योंकि पीरियड नंबर 2 है ये। सिलिकॉन की बात करते हैं थर्ड पीरियड में, तो उससे पहले वाला इनर्ट गैस यानी कि नियॉन 3s2 जर्मेनियम की बात करते हैं तो उससे पहले वाला इनर्ट गैस आर्गन 4s2 लेकिन जर्मेनियम क्या है बच्चे? फोर्थ पीरियड का है। अब चूंकि जर्मेनियम फोर्थ पीरियड का है, उसके साथ N-1D भी आता है। N-1D का मतलब 3D भी आएगा, 3D10। सिमिलरली टिन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? उससे पहले वाला इनर्ट गैस क्रिप्टन, फिर N-1D भी आएगा, 4D10, 5s2 तो होना ही होना है। लेकिन मैं लेड में आ जाता हूं, लेड में 6th पीरियड है तो भाई D भी आएगा और F भी आना चाहिए। तो पहले वाला इनर्ट गैस आ गया आपके पास जेनॉन। अगर F आएगा तो N-2F के साथ आएगा 4F14। अगर D आएगा तो N-1D के साथ आएगा, मतलब 5D10, और बाकी 6s2 तो होता ही होता है। चलिए सर, कॉन्फ़िगरेशन आपका हो गया है। नेक्स्ट हम आते हैं उसमें कोवेलेंट रेडियस या फिर एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे। तो नीचे जाने पे साइज इंक्रीज होता है, बहुत सही। कार्बन से बड़ा सिलिकॉन, से बड़ा जर्मेनियम, उससे भी बड़ा टिन, सबसे बड़ा लेड। नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा है। बट कहा जाता है कि कार्बन से सिलिकॉन में देयर इज अ लार्ज इंक्रीज इन रेडियस। होना भी चाहिए, सेकेंड पीरियड से थर्ड पीरियड में लार्ज इंक्रीज इन रेडियस है। लेकिन फिर कह रहा है कि सिलिकॉन से लेड में ए स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस। भाई कार्बन से सिलिकॉन में बहुत तगड़ा रेडियस बढ़ गया, बट सिलिकॉन से लेड में कम बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ D and F ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग। बताया है ना बोरोन फैमिली में कि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज छोटा होने लगता है, तो उतना नहीं बढ़ पाया। देयर इज ए स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस। अगर मैं बच्चे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करता हूं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे देखोगे? तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखोगे ग्रुप 13 और ग्रुप 14 में 14 वाले का ज्यादा होगा। क्यों सर? ग्रुप 14 छोटा हो गया। क्यों? लेफ्ट से राइट जाने पे बच्चे साइज कम हो गया। तो ग्रुप 13 लेफ्ट में है, ग्रुप 14 राइट में है, लेफ्ट से राइट जाने पे साइज कम हुआ। साइज कम हुआ मतलब आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। अच्छा, उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर कैसे देख रहे हो? तो आयनाइजेशन एनर्जी में देखो, नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा था, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है साइज और आयनाइजेशन एनर्जी का। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? तो कार्बन सबसे ज्यादा, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन, और टिन और लेड में लेड का बढ़ जाता है। भाई कार्बन सबसे ज्यादा, फिर उससे कम हुआ सिलिकॉन, उससे कम हुआ जर्मेनियम, उससे कम हुआ टिन, और उससे कम होना चाहिए लेड, बट लेड में बच्चे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है, इसलिए लेड का साइज छोटा हो जाता है, और साइज छोटा मतलब आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गया। तो कार्बन से कम सिलिकॉन, सिलिकॉन से कम जर्मेनियम, जर्मेनियम से कम टिन, बट लेड का अचानक से बढ़ जाता है। वाई? बिकॉज सर 6th पीरियड है, 6th पीरियड में F ऑर्बिटल आता है, F इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग की वजह से लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है। अच्छा चलिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात बताइए। पहले मुझे कंपेयर करो ग्रुप 13 और ग्रुप 14 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। तो ग्रुप 13 और ग्रुप 14 में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है वो होगा ए स्मॉल साइज में मोर अट्रैक्शन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ग्रुप 14 का ए स्मॉल साइज है, मोर अट्रैक्शन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा।
अच्छा, लेकिन अगर मैं बात करूं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड की, तो कार्बन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्योंकि सबसे छोटा साइज है। फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, बाकी सब का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होता है। कार्बन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उससे कम होता है सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड सबके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होगी। चलिए अब मैं बात करता हूं डेंसिटी की। नेक्स्ट पॉइंट जो आपके टेबल में दिया है वो है डेंसिटी। तो अगर हमने कार्बन, देखो जैसे जैसे मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगा, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो नीचे जाने पे मास बढ़ रहा है, डेंसिटी भी बढ़ेगा। तो कार्बन, अगर मैं ग्रेफाइट लेता हूं, कार्बन ग्रेफाइट से ज्यादा सिलिकॉन और उससे ज्यादा जर्मेनियम, उससे ज्यादा टिन और उससे ज्यादा लेड। कार्बन डायमंड लिया तो हमारे पास ये ऑर्डर आया कि कार्बन डायमंड का सबसे ज्यादा कम डेंसिटी, उससे भी ज्यादा सिलिकॉन की डेंसिटी, उससे ज्यादा जर्मेनियम, उससे ज्यादा टिन और उससे ज्यादा लेड। लेकिन अगर मैं कार्बन ग्रेफाइट ले लेता हूं, तो ग्रेफाइट हमारा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है लेयर्स के बीच में। ग्रेफाइट एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है और वीक वंडरवाल फोर्स लग रहा है लेयर्स के बीच में। तो सिलिकॉन से ज्यादा हो जाता है ग्रेफाइट का डेंसिटी। एक तो बहुत सारे लेयर्स हैं, लेयर्स होने की वजह से मास बढ़ गया। तो सिलिकॉन से ज्यादा है कार्बन ग्रेफाइट की डेंसिटी। तो चलिए बात करते हैं डेंसिटी की। तो जो डेंसिटी है उसमें अगर मैं कार्बन ग्रेफाइट लेता हूं, तो ग्रेफाइट तो लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं बच्चों डेंसिटी, नेक्स्ट टॉपिक। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, देखो टेबल में दिया होगा। तो डेंसिटी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना, मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगा ना। तो कार्बन से नीचे जाने पे मास बढ़ता है, डेंसिटी भी बढ़ेगा। तो कार्बन से ज्यादा सिलिकॉन, सिलिकॉन से ज्यादा जर्मेनियम, जर्मेनियम से ज्यादा टिन, टिन से ज्यादा लेड। लेकिन ये तभी तक सही है जब कार्बन, बेटा हम क्या ले रहे थे, ग्रेफाइट, क्योंकि कार्बन ग्रेफाइट में लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और उनके बीच में वीक वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो सबसे छोटा है कार्बन ग्रेफाइट का डेंसिटी, उससे ज्यादा हो जाएगा सिलिकॉन, उससे ज्यादा हो जाएगा जर्मेनियम, उससे ज्यादा हो जाएगा टिन और उससे ज्यादा हो जाएगा लेड। अगर मैं कार्बन डायमंड की बात करता हूं, डायमंड स्ट्रांग हो गया। डायमंड में टेट्राहेड्रल बहुत स्ट्रांग हो जाता है, वो टूटता नहीं है, उसका मेल्टिंग पॉइंट वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो। तो इसका डेंसिटी बढ़ जाता है। अगर मैं कार्बन ग्रेफाइट लेता हूं तो कार्बन से ज्यादा सिलिकॉन, सिलिकॉन से ज्यादा जर्मेनियम, जर्मेनियम से ज्यादा टिन, टिन से ज्यादा लेड। लेकिन अगर मैं कार्बन डायमंड ले लूं तो सबसे कम होता है सिलिकॉन और डेंसिटी हो जाती है कार्बन डायमंड की सेकंड नंबर पे, फिर इससे भी ज्यादा जर्मेनियम, फिर टिन और फिर लेड। तो चेंज आपको समझ में आया होगा। अगर आपको देखना है तो यहां एनसीईआरटी में डेंसिटी वाले पॉइंट में मेंशन्ड है। तो आपके पास क्या आएगा कि कार्बन ग्रेफाइट है तो सबसे कम डेंसिटी और नीचे जाने पे बढ़ रहा है। उसी तरह कार्बन डायमंड है तो वो सेकंड नंबर पे आ रहा है, सिलिकॉन है फिर कार्बन डायमंड आ जाएगा, फिर आपके पास जर्मेनियम, टिन और लेड नीचे जाने पे बढ़ ही रहा है। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूं तो अगेन कार्बन है ना, तो अब कार्बन को कैसे इमेजिन करो, डायमंड की तरह। तो सबसे ज्यादा मेल्ट करने में कार्बन को मुसीबत आएगी, सबसे मुश्किल काम उसी को है। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट उसी में देना पड़ेगा, कार्बन में, फिर सिलिकॉन में और कम, फिर जर्मेनियम में और कम, फिर टिन में और कम और लेड में फिर से बढ़ गया। तो कार्बन का सबसे ज्यादा, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन और लेड में फिर से बढ़ गया मेल्टिंग पॉइंट। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं तो सिलिकॉन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, देन जर्मेनियम, देन टिन और सबसे कम हो जाएगा लेड का। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं तो सिलिकॉन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, देन जर्मेनियम, देन टिन और देन लेड। कार्बन बॉयल नहीं कर सकते आप, कार्बन को बॉइलिंग पॉइंट इसलिए मेंशन्ड नहीं है। डायमंड को आप कभी बॉयल करते हुए देखे हो, ग्रेफाइट को कभी खौलाते हुए देखे हो बॉयल करते हुए, नहीं। तो इसलिए डायमंड और ग्रेफाइट मेल्ट हो सकते हैं, बॉयल नहीं कर सकते आप उसको। तो मेल्टिंग पॉइंट है बट बॉइलिंग पॉइंट नहीं है कार्बन की। तो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट नीचे जाने पे कम हो रहा है, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट नीचे जाने पे कम हो रहा है, बस कार्बन का बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन नहीं होता। तो मेल्टिंग पॉइंट में कार्बन सबसे ज्यादा, देन सिलिकॉन,
सेकंड नंबर पे, फिर उससे कम हो गया जर्मेनियम थर्ड नंबर पे, फिर उससे भी कम हो गया टिन फोर्थ नंबर पे, लेकिन लेड का बढ़ गया मेल्टिंग पॉइंट। क्यों? अरे सर, लेड वहां पे अचानक से देखो ना, लेड का लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पुअर शील्डिंग की वजह से पास में आ रहा है, अट्रैक्शन ही तो बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तोड़ना मुश्किल होगा। चलो नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे जाने पे कम हो रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटलॉइड है? तो यार इसमें मैंने बताया आपको कि जर्मेनियम इज अ मेटलॉइड, उसके ऊपर वाले कार्बन सिलिकॉन नॉन मेटल है और उसके नीचे वाले टिन और लेड मेटल्स हैं। बस कार्बन फैमिली के सारे एलिमेंट्स जो हैं बच्चे वो सॉलिड है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ कार्बन फैमिली आर सॉलिड। अब आते हैं आपके पास केमिकल प्रॉपर्टी पे कि कार्बन फैमिली की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो देखो, कार्बन फैमिली का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने लेक्चर नंबर 1 में ही डिस्कस कर लिया है कि सर ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो सम ऑफ SN_P करोगे तो +4 आ गया। अगर आप NH2 छुपा दोगे तो बेटा +2 आ जाएगा। लेकिन अदर ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंने ये भी बोला था कि CH4 शो होता है, इसलिए -4 भी शो करेगा। तो कार्बन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसकी +4 +2 है, बट ऑल्सो शोज -4। और जैसे मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था कि बोरोन +3 आप नहीं बना पाओगे, आप बोरोन +3 नहीं बना पाओगे, इसका मतलब हो गया कि क्यों? क्योंकि सर बोरोन +3 इंडिविजुअली नहीं बना पाओगे। जैसे Al+3 मिल जाएगा बट B+3 नहीं मिलेगा, समझ गए? लेकिन B+3 इज पॉसिबल इन कंपाउंड, जैसे BCl3 BF3 में पॉसिबल है। उसी तरह बच्चे कार्बन +4 नहीं बना सकते इंडिविजुअली, बट कार्बन +4 पॉसिबल है, CCl4 CBr4 CF4, समझ रहे हैं? तो कार्बन +4 नहीं बना सकते इंडिविजुअल भी, बट कंपाउंड्स में पॉसिबल है। इंडिविजुअली कार्बन +4 क्यों नहीं बना सकते? अगेन वही रीजन, सर कार्बन +4 बनाने के लिए IE1 IE2 IE3 IE4 देना पड़ेगा। अभी जो चारों एनर्जी का सम है वो वेरी हाई है, सम ऑफ ऑल द एनर्जीज आर वेरी वेरी हाई, इसीलिए कार्बन +4 नहीं बना सकते। अच्छा, फिर आते हैं कि अगर मैं बात करता हूं कार्बन के कॉमन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट तो +4 और +2, तो नीचे जाने पे कौन स्टेबल होगा? याद करो इनर्ट पेयर इफेक्ट, नीचे जाने पे +2 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी और ऊपर जाने पे +4 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो +4 की स्टेबिलिटी ऊपर ज्यादा है और नीचे जाने पे स्टेबिलिटी कम हो रही है। कार्बन +4 सबसे ज्यादा होगा, लेड +4 सबसे कम स्टेबल होगा। उसी तरह अगर मैं +2 की बात करूं तो नीचे जाने पे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो लेड +2 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी और फिर कम होते होते कार्बन +2 की सबसे कम हो जाएगी। अगर मैं पूरा इनर्ट पेयर इफेक्ट समझाऊं आपको तो बेटा कार्बन +4 में एग्जिस्ट करेगा, सिलिकॉन भी +4 में एग्जिस्ट करेगा, बट जैसे जैसे नीचे जाते हैं +2 वाला भी बनना चालू हो जाता है। तो जर्मेनियम और टिन +4 +2 दोनों शो करता है, लेड भी +4 +2 शो करता है। लेकिन लेड का बात यह है कि सर उसमें +2 स्टेबल है बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेड का +2 स्टेबल है बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। अच्छा, टिन का कौन सा स्टेबल है? SN का। तो बेटा SN यानी कि टिन का अगेन +4 स्टेबल है, जर्मेनियम अगेन +4 स्टेबल है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बात करता हूं Pb+4, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है? Pb+4 ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है? तो Pb+4 बच्चों ये हमारे पास है क्या? सिंपल बोलो, हमारे पास Pb+4 अनस्टेबल है, अपने आप को रिड्यूस करके Pb+2 बनाएगा। Pb+4 अनस्टेबल है, अपने आप को रिड्यूस करके Pb+2 बनाएगा। जब खुद रिड्यूस हो गया इसका मतलब वो एक तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसी तरह SN+2 की बात करते हैं तो SN+2 क्या है? सर SN+2 स्टेबल नहीं है, वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है। जो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा वो सामने वाले को रिड्यूस करेगा। अगर वो रिड्यूस कर रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो SN+2 इज रिड्यूसिंग एजेंट, लेड +4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आते हैं ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। देखो, कार्बन +4 में एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, इसका मतलब कार्बन टेट्रावैलेंट स्टेट बना सकता है।
अच्छा, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट। बिल्कुल सही। इन टेट्रावैलेंट स्टेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम इज 8। टेट्रावैलेंट का मतलब जिसके 4 बॉन्ड बने हैं, 4 बॉन्ड का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। इन टेट्रावैलेंट स्टेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम इज 8। अब ये स्टेबल हो गया, सो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए सेंट्रल एटम के चारों तरफ, तो स्टेबल हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। अब ये इट नाइदर एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन नॉर डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, so it neither accepts electron nor donate electron, so it is neither a Lewis acid nor a Lewis base, so it is neither a Lewis acid nor a Lewis base। उसके बाद आ जाते हैं कि भाई कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन मैक्सिमम बेटा 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कैन नॉट एक्सीड इट्स कोवेलेंस मोर देन 4, क्योंकि सेकेंड पीरियड वाले के पास मैक्सिमम s और p ही तो है, तो s और p ऑर्बिटल, एक s और 3 p मतलब टोटल 4 मतलब बेटा मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन अदर एलिमेंट्स यानी कि सिलिकॉन, फिर अदर एलिमेंट्स है जर्मेनियम, फिर अदर एलिमेंट्स है टिन, फिर अदर एलिमेंट्स है लेड। द अदर एलिमेंट्स लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड से ज्यादा बना सकते हैं क्योंकि d ऑर्बिटल का प्रेजेंस है। अब देखो एनसीईआरटी में एग्जांपल भी दिया है, SiF6-2, तो देखो सिलिकॉन थर्ड पीरियड का है तो 6 बॉन्ड बना पा रहा है। सिमिलरली जर्मेनियम GeCl6-2, जर्मेनियम 6 बॉन्ड बना रहा है। SnOH6-2, तो देखो टिन जो है वो 6 बॉन्ड बना रहा है। अब आते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बन हैलाइड की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बन हैलाइड। कार्बन हैलाइड की जो हाइड्रोलिसिस है हम उसकी चर्चा करेंगे। क्या होगा देखो, कार्बन हैलाइड क्या है, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, CCl4, SiCl4, GeCl4, SnCl4, PbCl4। देखो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि हमारे पास वाटर का लोन पेयर सामने वाले के वैकेंट ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, डोनेट करता है लोन पेयर। वाटर में ऑक्सीजन का लोन पेयर सामने वाले के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट होता है। अब देखो CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं। कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, ना ही वैकेंट p है, ना ही वैकेंट d है। बोरोन तो 3 बॉन्ड बना रहा था, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, एक वैकेंट p ऑर्बिटल उसके पास था, लेकिन इसीलिए BCl3 का हो चुका था हाइड्रोलिसिस, BF3 का हो रहा था हाइड्रोलिसिस। लेकिन CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं संभव है क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं। अब वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो वाटर में ऑक्सीजन का लोन पेयर कहां डोनेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैं SiCl4 प्लस वाटर की करूं तो देखो 4 वाटर मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे और चारों Cl हटा के SiOH4 बना देगा, सिलिसिक एसिड। 4 Cl को 4 वाटर मॉलिक्यूल आएगा और SiOH4 यानी कि सिलिसिक एसिड बना देगा और 4 HCl अलग आ जाएगा। सिमिलरली GeCl4 में भी आपके पास GeOH4 और 4 HCl अलग निकल जाएगा। SnCl4 में भी SnOH4 और 4 HCl अलग निकल जाएगा। PbCl4 में भी PbOH4 प्लस 4 HCl अलग निकल जाएगा। हाँ, बन जाएगा PbOH4 बट स्टेबल नहीं रहेगा, बन जाता है PbCl4 बट स्टेबल नहीं रहेगा। फिर आपको यहां नोट्स में बच्चे क्या दिया गया है, वो रिएक्शन दिखाई गई है। SiCl4 sp3 टेट्राहेड्रल है, लेकिन सिलिकॉन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है भाई, जर्मेनियम के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, टिन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, लेड के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, थर्ड पीरियड और उससे नीचे वाले इनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है। अब वैकेंट d ऑर्बिटल में खाली ऑर्बिटल है, लोन पेयर डोनेट हो गया और आपके पास बन जाता है SiOH4 सिलिसिक एसिड। बन गया SiOH4 सिलिसिक एसिड बन चुका है। नेक्स्ट रिएक्शन विथ ऑक्सीजन पे आते हैं। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन पे आते हैं, क्या होगा? इट फॉर्म्स ऑक्साइड। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन में इट फॉर्म्स ऑक्साइड, आ जाओ मोनो ऑक्साइड और डाइऑक्साइड। फॉर्म्स मोनो ऑक्साइड और फॉर्म्स डाइऑक्साइड। मोनो ऑक्साइड का मतलब MO और डाइऑक्साइड का मतलब MO2।
ऑक्सीजन से रिएक्शन करके दोनों बनाता है, +4 में भी +2 में भी, +4 में MO2 और +2 में MO। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं MO और MO2 को कंपेयर करूं, कौन ज्यादा एसिडिक है? जितना ज्यादा एसिडिक, जितना ज्यादा प्लस चार्ज, उतना ज्यादा एक्सेप्ट करेगा, उतना ज्यादा एसिडिक। तो MO2 में +4 है, ज्यादा एसिडिक है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर एसिडिक। MO और MO2 में मेटल +4 में है, ज्यादा एसिडिक है। चलो अब आते हैं आपके पास MO की बात करते हैं। MO में क्या बनेगा? CO, SiO, GeO, SNO, PbO। उसी तरह MO2 में क्या क्या बन रहा है? तो CO2, SiO2, GeO2, SNO2, PbO2। चलिए, हमने क्या एम्फोटेरिक पढ़ रखा है? हाँ, एम्फोटेरिक हमने पढ़ रखा है जनाबे अली ने गाया कार में पंजाबी सॉन्ग, मतलब ZNBE, अली मतलब एल्युमिनियम, ZNBEAL, गाया मतलब GA, कार मतलब CR, में मतलब MN, पंजाबी मतलब PB, सॉन्ग मतलब SN। तो आप देखो SN और PB जो नीचे वाले दोनों हैं, वो दोनों के दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाएंगे। चाहे SNO हो चाहे SNO2 हो, चाहे PbO हो चाहे PbO2 हो, दोनों एम्फोटेरिक हो जाएंगे। अच्छा, उसी तरह इधर बात करते हैं CO2, SiO2 और GeO2, ये तीनों के तीनों बेटा क्या हो जाएंगे? एसिडिक हो जाएंगे। CO2, SiO2 और GeO2 ऑल 3 आर एसिडिक। हाँ, CO2, SiO2, GeO2 ये तीनों के तीनों बच्चे क्या हैं आपके पास? एसिडिक हो जाएंगे। नेक्स्ट, SiO जो है, और एक और चीज भाई, न्यूट्रल आपके पास तो पढ़ा है ना, 9 को नाश हुआ, NO, CO, N2O और H2O, 9 को नाश हुआ, ये सारे न्यूट्रल ऑक्साइड है। हाँ, तो CO जो है बच्चे वो न्यूट्रल हो गया। ठीक है, एम्फोटेरिक आपने निकाल लिया, न्यूट्रल आपने निकाल लिया, बाकी सारे एसिडिक है। आपने एम्फोटेरिक निकाल लिया, टिन और लेड, और CO को न्यूट्रल निकाल दिया, बाकी सारे एसिडिक है। हाँ, SiO ना ही तो एसिडिक है ना ही बेसिक है, वो केवल और केवल हाई टेम्परेचर पर ही एग्जिस्ट कर पाता है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर एग्जिस्ट कर ही नहीं पा रहा, इसीलिए हम उसका एसिडिक और बेसिक नेचर निकाल ही नहीं पा रहे। अब आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है, सेलेक्ट द मेंबर ऑफ द ग्रुप 14 दैट फॉर्म्स मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड। तो ये तो पी ब्लॉक के इंट्रोडक्शन में पढ़ाया है कि नीचे जाने पे बेसिक बढ़ेगा, एसिडिक कम हो जाएगा। तो सबसे ऊपर एसिडिक है, मतलब कार्बन जो है वो CO2 एसिडिक बनाता है। उसी तरह दूसरा में कह रहा है कि सेलेक्ट द मेंबर ऑफ ग्रुप 14 दैट इज कॉमनली फाउंड इन +2। बेटा +2 में कौन है कार्बन फैमिली में? लेड, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। कह रहे हैं कि सेलेक्ट द मेंबर ऑफ द कार्बन ग्रुप 14 दैट इज यूज्ड एज अ सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन और जर्मेनियम, अल्ट्रा प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर यूज्ड टू मेक सेमीकंडक्टर एंड ट्रांजिस्टर। चलिए आते हैं रिएक्शन विथ वाटर पे। बोरोन फैमिली में कोई भी पानी से रिएक्शन नहीं कर रहा था। हाँ, एल्युमिनियम हॉट वाटर से रिएक्शन करके Al2O3 का ऑक्साइड, थिन फिल्म ऑक्साइड लेयर जमा ले रहा था। उसी तरह कार्बन फैमिली में भी वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा कोई, लेकिन जैसे ही मेटल्स की बारी आई, टिन मेटल की और लेड मेटल की, तो लेड अपना रिएक्शन करके PbO, जैसे वहां पे एल्युमिनियम Al2O3, वैसे ही यहां पे लेड जो है वो PbO बना लेता है, और PbO becomes passive due to the oxide layer formation। जैसे Al2O3 becomes passive because of the oxide layer formation, similarly PbO becomes passive because of the oxide layer formation। अच्छा, एक और चीज पढ़ो, Sn जो है टिन, उसको स्टीम से रिएक्शन करके, ध्यान दो, SnO2 + H2 गैस इवॉल्व करा देता है। टिन जो है वो स्टीम से, स्टीम मतलब हॉट वाटर से रिएक्शन करके SnO2 + H2 गैस इवॉल्व करा देता है। बढ़िया। सिमिलरली अब हेलोजन से रिएक्शन, यार अगेन हैलाइड बनाएगा, लेकिन +4 +2 दोनों में बनाता है, मतलब MX2 और MX4 दोनों बनाएगा। MX2 में कार्बन और सिलिकॉन कोई भी हैलाइड्स नहीं बनाएंगे। क्यों? अरे सर, कार्बन +4 और सिलिकॉन +4 में एग्जिस्ट करता है ना। जर्मेनियम से +4 +2 दोनों एग्जिस्ट होना चालू होता है। हाँ, तो कार्बन CH4 बनाया, सिलिकॉन भी है वो भी SiX4 बनाया।
ठीक है, जर्मेनियम दोनों बनाएगा, +4 और +2। टिन जो है बच्चों वो भी दोनों बनाएगा, +4 और +2। लेड जो है वो भी दोनों बनाएगा, +4 और +2। तो इसीलिए कार्बन केवल CH4 बनाया है, सिलिकॉन केवल और केवल SiX4 बनाया है, बट जो जर्मेनियम है वो GeX2 और GeX4 दोनों बनाया है। जो अपना टिन है वो SnX2 और SnX4 दोनों बनाया है। जो लेड है वो लेड में PbX2 और PbX4 दोनों बनाया है, लेकिन PbX2 स्टेबल है क्योंकि लेड +2 में स्टेबल है। PbX2 स्टेबल है क्योंकि Pb+2 में इनर्ट पेयर इफेक्ट कहता है स्टेबल है। उसी तरह जर्मेनियम और टिन वो GeX4 SnX4 स्टेबल है। जर्मेनियम और टिन GeX4 SnX4 स्टेबल है क्योंकि जर्मेनियम और टिन में तो +4 स्टेबल है। उसी में गले में बोलते बोलते ना लगातार बोलने से गला थोड़ा सा चोक होता है। कोई नहीं, आपकी पढ़ाई जारी रहेगी। उसमें कह रहा है बच्चों कि जो SnF4 है और PbF4 है, लास्ट वाले स्मॉल केटाइन है, और वहां पे क्या हो जाएगा, लार्ज केटाइन स्मॉल एनाइन हो जाएगा। SnF4 PbF4 में केटाइन बड़े हैं, एनाइन छोटे हैं। स्मॉल केटाइन लार्ज एनाइन होता तो कोवलेंट बोलते, बट लार्ज केटाइन स्मॉल एनाइन होता तो यहां पे कहानी उल्टी है। SnF4 एंड PbF4 आर आयनिक, और यही होता है फजांस रूल। PbI4 डू नॉट एग्जिस्ट। PbI4 कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि PbI4 में Pb+4 में है, और Pb+4 का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 4 आयोनाइजेशन एनर्जी I1 I2 I3 I4 देना पड़ेगा। ठीक है, अब I1 I2 I3 I4 के लिए जो एनर्जी चाहिए वो PbI बॉन्ड से मिलता है। तो 4 PbI बॉन्ड्स उतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं दे पाते हैं जिससे कि Pb+4 बन पाए, जिससे कि 4 इलेक्ट्रॉन को हम आयोनाइज कर पाए। उतनी सफिशिएंट एनर्जी हम नहीं बना पाते। ठीक है, तो रिएक्शन हैलोजन वाला समझ आया। इसमें MX2MX4 स्टेबिलिटी, दो स्टेटमेंट है कि SnF4 और PbF4 आयनिक है, और PbI4 डू नॉट एग्जिस्ट क्योंकि PbI4 के लिए Pb+4 होना पड़ेगा, और Pb+4 में जो एनर्जी चाहिए Pb+4 बनने के लिए वो 4 PbI बॉन्ड से नहीं मिल पा रहा। स्टेबिलिटी ऑफ डाई हैलाइड्स की बात करते हैं, तो GeX2 SnX2 PbX2 इसकी स्टेबिलिटी बताइए। तो जैसे जैसे नीचे जाओगे +2 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे नीचे जाओगे +2 की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ द डाई हैलाइड्स। एज वी गो डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ द +2 इंक्रीजेस। तो GeX2 से ज्यादा स्टेबल होगा SnX2, उससे भी ज्यादा स्टेबल होगा PbX2। ठीक है, चलिए अब आते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है SiF6- इज नोन बट SiCl6- इज नॉट नोन। सिलिकॉन का 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बन जाता है, बट सिलिकॉन का 6 क्लोरीन के साथ बॉन्ड नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन बच्चे वहां पे देखोगे तो +4 में है, SiF6- है तो सिलिकॉन +4 हो गया, SiCl6- है तो सिलिकॉन +4 हो गया। मतलब कि सिलिकॉन +4 मतलब छोटा साइज। ठीक है, ऑलमोस्ट सेकेंड पीरियड के बराबर हो जाता है। सिलिकॉन है वो भी +4 में है तो छोटा साइज हो गया। अब छोटा सिलिकॉन का साइज है, उसके चारों तरफ 6 फ्लोरीन तो एकोमोडेट हो सकता है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है तो 6 फ्लोरीन एकोमोडेट हो सकता है, बट बड़े बड़े 6 क्लोरीन एकोमोडेट नहीं हो पाएंगे। समझ रहे हो? क्योंकि सिलिकॉन का साइज छोटा है, उसके चारों तरफ 6 फ्लोरीन तो आप रख पाओगे, क्योंकि फ्लोरीन छोटे छोटे हैं। आप समझो ना, ये छोटा सा नींबू है, इस नींबू के चारों तरफ आप ढेर सारे छोटे छोटे येलो वाले नींबू रख सकते हैं। बट अगर मैं कहूं कि नहीं हरे वाले बड़े बड़े नींबू रखो, तो वो आएंगे ही नहीं, 6 बड़े बड़े नींबू नहीं आएंगे। कहानी वही है कि 6 छोटे छोटे फ्लोरीन इस सिलिकॉन के चारों तरफ से आ जा रहे हैं, बट 6 बड़े बड़े क्लोरीन इस सिलिकॉन के चारों तरफ नहीं आ रहे। स्टीरिक रीजन है, इसको कहते हैं स्टीरिक क्राउडिंग, रिपल्सन होगा। एक और चीज बेटा, जो सिलिकॉन का लोन पेयर है और जो Si+4 का जो वैकेंट ऑर्बिटल में, इसमें बहुत अच्छा इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों?
अरे पास में आएगा तभी तो इंटरेक्शन होगा, तभी तो ओवरलैप होगा, बट वो आ ही नहीं पा रहा है 6 क्लोरीन। तो एनसीईआरटी कहता है द मेन रीजन आर 6 लार्ज क्लोराइड आयन कैन नॉट बी एकोमोडेटेड अराउंड Si+4। पहला रीजन समझ में आया कि 6 क्लोराइड आयन बड़े हैं और वो Si+4 के चारों तरफ नहीं आ सकते। दूसरा आता है इंटरैक्शन बिटवीन लोन पेयर ऑफ क्लोराइड आयन एंड Si+4 इज नॉट स्ट्रॉन्ग। भाई Si+4 और लोन पेयर ऑफ क्लोराइड आयन का जो इंटरैक्शन होता है इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग। अच्छा, फिर आते हैं एनोमेलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। कार्बन की डिफरेंट बिहेवियर यानी कि एनोमेलस बिहेवियर। कार्बन की डिफरेंट बिहेवियर यानी कि एनोमेलस बिहेवियर। हमने पढ़ा है एनोमेलस बिहेवियर क्यों होता है, क्योंकि सर कार्बन का स्मॉल साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है। 4 रीजन: स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ या एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, क्योंकि सेकंड पीरियड का है, डी ऑर्बिटल नहीं हो सकता। और कह रहा है कि डिफरेंट बिहेवियर इस तरह से शो करता है कि कार्बन के मैक्सिमम 4 बॉन्ड बन रहे हैं, कार्बन हैज मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4 बट अदर एलिमेंट्स कैन फॉर्म मोर देन 4 बॉन्ड। क्योंकि कार्बन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, केवल s और p है, एक s और 3 p मिला के मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाया जा सकता है। लेकिन सिलिकॉन के पास डी ऑर्बिटल तो है, सिलिकॉन ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। उसी तरह कार्बन के पास भाई p पाई बॉन्ड बने, p पाई बॉन्ड बनता है, बट अदर्स फॉर्म p d एंड d पाई। भाई कार्बन जो है वो p पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड n है, कार्बन डबल बॉन्ड O है, कार्बन डबल बॉन्ड S है। देखिए कार्बन के जितने बॉन्ड बन रहे हैं ये सारे पाई बॉन्ड बनता है जरूर है, लेकिन p पाई है। अदर्स जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो यहां पे d पाई p पाई भी बनता है और d पाई d पाई भी बनता है। अच्छा, फिर आ जाते हैं कैटिनेशन क्या है, व्हाट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है? तो कैटिनेशन का मतलब होता है खुद का खुद से बॉन्ड बनाना। व्हाट इज कैटिनेशन? अब दिन देखा होगा लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन बनता है, कार्बन 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 जुड़े होते हैं, तो कार्बन सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी इज कैटिनेशन, खुद का खुद से जुड़ना। जैसे राजधानी ट्रेन में आप देखोगे लाल कलर के डब्बे लगे होते 20-22, तो लाल कलर का डब्बा खुद के लाल कलर के डब्बे से जुड़ा हुआ है, खुद का खुद से लंबी चेन्स बनाना, दिस इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। व्हाट इज कैटिनेशन? एबिलिटी टू लिंक विथ वन अनदर थ्रू कोवलेंट बॉन्ड एंड फॉर्म चेन, दिस इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। अब कैटिनेशन डिपेंड किस पर करता है? तो जैसे मतलब कार्बन और कार्बन कैटिनेशन शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। कोई भी एलिमेंट कैटिनेशन कब शो करेगा? जब उस एलिमेंट का सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो। कार्बन कैटिनेशन क्यों शो करेगा? क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कार्बन कार्बन कैटिनेशन शो करेगा। सिलिकॉन सिलिकॉन कैटिनेशन शो नहीं करेगा। अगेन सिलिकॉन, तो क्योंकि सिलिकॉन सिलिकॉन का जो सिंगल बॉन्ड है वो वीक हो गया एज कंपेयर टू कार्बन। तो अगर मैं कैटिनेशन कंपेयर करूं तो कैटिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड। अब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू सिलिकॉन सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड, एज वो उससे भी वीक हो गया जर्मेनियम जर्मेनियम सिंगल बॉन्ड, उससे भी वीक हो गया टिन और टिन का सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन और कार्बन सबसे ज्यादा कैटिनेशन शो करता है एज कंपेयर टू सिलिकॉन और सिलिकॉन। उससे भी कम कैटिनेशन शो करेगा जर्मेनियम और जर्मेनियम। लेकिन टिन और टिन जो है वो जर्मेनियम और जर्मेनियम, टिन और टिन ऑलमोस्ट सेम कैटिनेशन शो करते हैं। लेड कैटिनेशन शो नहीं करेगा क्योंकि लेड मेटालिक बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड नहीं। लेड का अंदर की बात करता हूं, लेड और लेड पीबी वो मेटालिक लैटिस के थ्रू कनेक्टेड है, नॉट थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। जैसे PbO2 है वहां कोवलेंट बॉन्ड है, बट लेड और लेड के बीच में मेटालिक बॉन्ड है। तो अगर मैं कैटिनेशन की बात करता हूं तो कार्बन कार्बन का कैटिनेशन सबसे ज्यादा है, उससे कम होता है सिलिकॉन का, उससे कम होता है जर्मेनियम का, और उसके बराबर हो जाता है टिन का। नोट, लेड डू नॉट शो कैटिनेशन, कैटिनेशन लेड शो नहीं करता। अच्छा, बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं। बॉन्ड एनर्जी कैसे देखेंगे? तो यार स्मॉल साइज, ग्रेटर ओवरलैप, मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड।
तो जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी तोड़ने में। तो कार्बन कार्बन का एनर्जी सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सिलिकॉन सिलिकॉन, एज कंपेयर टू जर्मेनियम जर्मेनियम का सबसे कम, और उससे भी कम हो जाएगा टिन और टिन का। दिस इज द बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो अब आते हैं कि सर कार्बन के पास पीपाई पीपाई बॉन्ड है, ऑल्सो कार्बन कैटिनेशन शो कर रहा है। तो चूंकि पीपाई पीपाई बॉन्ड है और कैटिनेशन शो कर रहा है, इसलिए कार्बन एलोट्रॉप शो करता है। और जो कार्बन है बच्चे वो दो तरह के एलोट्रॉप शो कर रहा है, एक है डायमंड और एक है ग्रेफाइट, सॉरी एक है क्रिस्टलाइन और दूसरा है एमॉर्फस। डायमंड ग्रेफाइट तो उसके पार्ट है। हाँ, तो कार्बन के एलोट्रॉप्स क्यों शो होते हैं? क्योंकि पीपाई पीपाई मल्टीपल बॉन्ड है और कैटिनेशन है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस दो तरह के इसके पास क्या है, हमारे पास एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के। अब जो क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप है वो भी तीन तरह के होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। और जो एमॉर्फस एलोट्रॉप है वो है आपके पास कार्बन ब्लैक, कोक और चारकोल। ठीक है, अब देखोगे कार्बन ब्लैक, कोक और चारकोल को पहले पढ़ लेते हैं और फिर हम डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन के बारे में कहेंगे। बट एनसीईआरटी में उल्टा दिया है, पहले डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन पढ़ा है, फिर पढ़ाया था एमॉर्फस को, बट हम यहां पे उल्टा देख रहे हैं। देखो कार्बन ब्लैक, कोक और जो चारकोल है ये एमॉर्फस एलोट्रॉप्स ऑफ क्या है हमारे पास कार्बन। ये तीनों के तीनों इम्प्योर फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट और फुलरीन है। चाहे आप कार्बन ब्लैक, कोक और चारकोल की बात करो, दे ऑल आर इम्प्योर फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट और फुलरीन। कार्बन ब्लैक कैसे बनाते हो? कार्बन ब्लैक बनाते हो बर्निंग हाइड्रोकार्बन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। भाई हाइड्रोकार्बन को जब आप लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में जलाओगे, मतलब कि वहां पे एयर का एक्सेस नहीं है, तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में जब आप हाइड्रोकार्बन जलाओगे तो कार्बन ब्लैक मिलता है। लेकिन वहीं पे कोक और चारकोल को बनाओगे हीटिंग वुड और कोल, ये भी हाइड्रोकार्बन है, हीटिंग वुड और कोल एट हाई टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ एयर। मोटे मोटे तौर पे आप क्या समझ सकते हो, हाइड्रोकार्बन को लिमिटेड सप्लाई में जलाओगे तो कार्बन ब्लैक बनेगा, लेकिन हाइड्रोकार्बन को अगर आप एब्सेंस ऑफ एयर में जलाओगे तो कोक और चारकोल मिलेगा। बढ़िया, तो आपके पास एमॉर्फस एलोट्रॉप ऑफ कार्बन हो गया, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन में डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन होता है। आते हैं बच्चे सबसे पहले डायमंड पे। तो डायमंड का स्ट्रक्चर देखिएगा, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। डायमंड का स्ट्रक्चर यहां पे लेफ्ट साइड में बेचा यहां पे दिया गया है कि डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल होता है। हर कार्बन यहां पे 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। यहां पे क्रिस्टलाइन लैटिस है, ये एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर है। हर कार्बन अपने 4 से जोड़ रहा है, हर कार्बन का 4, मतलब एक कार्बन है उससे 4 निकला हुआ है, फिर उससे 4 निकला हुआ है, फिर अदर से 4 निकला हुआ है। तो आप समझो कितना मल्टीप्लिकेशन टाइप का कुछ स्ट्रक्चर हो जाएगा। पहले एक कार्बन, फिर 4 कार्बन, फिर 16 कार्बन, फिर 64 कार्बन, और फिर सो ऑन, आप समझते जाइए 256 तक चला जाएगा और बढ़ता चला जाएगा। हर कार्बन से 4 डिफरेंट कार्बन और जुड़े हुए हैं, फिर अदर कार्बन से फिर डिफरेंट 4 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो इट इज अ 3D नेटवर्क सॉलिड, मतलब ये 3D नेटवर्किंग कर रहा है 3 डायमेंशन में। अच्छा 3D क्यों बोला सर? हर कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। तो पहला पॉइंट आया कि सर ये क्रिस्टलाइन लैटिस है, हर कार्बन sp3 है, बिल्कुल सही क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। कार्बन यहां पे टेट्राहेड्रल शेप में है, बिल्कुल सही क्योंकि sp3 है। कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ यहां पे 154 पिकोमीटर है, याद करना पड़ेगा डेटा। कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ कितना होता है? 154 पिकोमीटर। रिजिड 3D नेटवर्क है भाई। अगेन यहां स्ट्रॉन्ग 3D क्रिस्टलाइन रिजिड है, क्यों? क्योंकि सर ये टूटेगा नहीं। कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कार्बन का स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज का ओवरलैप अच्छा है, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो रिजिड 3 डायमेंशनल नेटवर्क है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शनल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। बेटा कोवलेंट बॉन्ड होते ही डायरेक्शनल है, कोवलेंट बॉन्ड ओवरलैप से मिलता है ना। तो ओवरलैप एक्स में हुआ कि ओवरलैप वाई में हुआ कि ओवरलैप जेड में हुआ, तो मतलब डायरेक्शनल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है थ्रू आउट द लैटिस, इसलिए रिजिड 3D नेटवर्क है। डायमंड जो है बच्चे वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, और डायमंड इज यूज्ड एज एब्रेसिव फॉर शार्पनिंग ऑफ हार्ड टूल। डायमंड खुद ही स्ट्रॉन्ग है,
तो जो बहुत बड़े बड़े हार्ड टूल्स होते हैं मशीनरी वाले, उनको शार्पन करने के लिए इस पे रगड़ते हैं। ठीक है, मतलब जैसे मान लो आपके घर में कोई नाइफ वाइफ को रगड़ना होता है, तो बेटा हम क्या करते हैं, पत्थर पर रगड़ते हैं, क्योंकि पत्थर नाइफ से ज्यादा स्ट्रांग है। ऐसा टूल जिसको पत्थर पे रगड़ के पत्थर टूट जाए, तो उसको हम कहां रगड़ते हैं, डायमंड पे। डायमंड इज यूज्ड एज अ एब्रेसिव फॉर शार्पनिंग हार्ड टूल्स, क्योंकि डायमंड स्ट्रांग है, नहीं टूटेगा। डायमंड का यूज होता है टंगस्टन बनाने में। टंगस्टन क्या है बेटा, टंगस्टन फिलामेंट ऑफ, टंगस्टन एक एलिमेंट है जो लाइट बल्ब के फिलामेंट में इस्तेमाल होता है, और उसको बनाने के लिए डायमंड होता है। तो जो बिजली के यहाँ बल्ब आती है ना आपके यहाँ, उसके अंदर डायमंड होता है, क्योंकि उसके अंदर टंगस्टन है, और टंगस्टन बिना डायमंड के नहीं बन सकता। डायमंड इज कोवलेंट येट इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। बताइए क्यों? आयनिक का हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, लेकिन डायमंड कोवलेंट होने के बावजूद इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि सर पहले डायमंड के पास 3 डायमेंशनल कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड है। डायमंड के पास 3 डायमेंशनल नेटवर्क कोवलेंट सॉलिड है, और स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड है, डिफिकल्ट टू ब्रेक है, एंड हेंस इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। ग्रेफाइट की बात कर लेते हैं सर। थर्मोडायनेमिकली इट इज द मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। भाई ग्रेफाइट की बात करते हैं तो थर्मोडायनेमिकली इट इज द मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। थर्मोडायनेमिकली इट इज द मोस्ट स्टेबल, क्योंकि थर्मोडायनेमिकली का मतलब हीट देने के बावजूद कौन स्टेबल रहता है, तो वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ये भी हेक्सागोनल कार्बन रिंग्स होते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, यहां भी हेक्सागोनल कार्बन रिंग्स होते हैं। जो लेयर्स हैं उनके बीच में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तीसरा पॉइंट, इन दोनों लेयर्स के बीच में 340 पिकोमीटर का डिस्टेंस है। चौथा पॉइंट, हर लेयर में प्लेनर हेक्सागोनल रिंग्स हैं कार्बन के। ईच लेयर हैज प्लेनर हेक्सागोनल कार्बन रिंग्स। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितना है? ऊपर वाले में 154 था, इस वाले में 141.5 पिकोमीटर है। भाई ऊपर वाले में sp3 कार्बन था, नीचे ग्रेफाइट में बेटा sp2 कार्बन है। ऊपर वाले में 3 सिग्मा बॉन्ड है, ऊपर वाले में 4 सिग्मा बॉन्ड है, नीचे वाले में 3 सिग्मा बॉन्ड है। भाई ग्रेफाइट में जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, इट फॉर्म्स द 4th इलेक्ट्रॉन फॉर्म पाई बॉन्ड। ग्रेफाइट में द 4th इलेक्ट्रॉन जो है, चौथा इलेक्ट्रॉन फॉर्म पाई बॉन्ड। 4th इलेक्ट्रॉन इज मोबाइल एंड हेंस डीलोकलाइज्ड ओवर द लेयर्स। जो चौथा इलेक्ट्रॉन है बच्चे, वो मोबाइल है। मोबाइल का मतलब वो मूव कर सकता है। 4th इलेक्ट्रॉन इज मोबाइल एंड हेंस डीलोकलाइज्ड ओवर द लेयर। पूरे लेयर पे वो बेटा डीलोकलाइज्ड होता है, इधर उधर घूमता रहता है। तो डीलोकलाइज्ड ओवर द लेयर है, तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? बिल्कुल। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कराएगा। ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट, वंडरवाल फोर्स इज वीक। भाई लेयर्स के बीच में जो वंडरवाल फोर्स है वो वीक है, देयरफॉर इट इज स्लिपरी। आपस में बेटा वो स्लिप करते रहते हैं। देयरफॉर जो पेंसिल के ग्रेफाइट है, ऐसे ऐसे करोगे तो वो स्मूथ लगता है। भाई ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ ड्राई लुब्रिकेंट इन मशीन्स एट हाई टेम्परेचर। ग्रेफाइट को ड्राई लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है मशीन्स के अंदर हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे अगर आप लुब्रिकेंट मतलब मान लो ऑयल यूज किया, ग्रीस यूज किया, तो बेटा आग लग जाएगी। हाई टेम्परेचर है, तो इसलिए ग्रेफाइट को इस्तेमाल करते हैं कि हाई टेम्परेचर पर ये स्टेबल होता है। थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल होता है ये, तो आग नहीं पकड़ता। ठीक है, नेक्स्ट फुलरीन के बारे में डिस्कस करते हैं। फुलरीन क्या है? तो एक ग्रेफाइट को जब हम हीट करते हैं इलेक्ट्रिक आर्क में इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस हीलियम और आर्गन। ग्रेफाइट को जब हम हीट करते हैं इलेक्ट्रिक आर्क में इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस हीलियम या आर्गन, तो उसको कहते हैं वो बन जाता है हमारे पास फुलरीन। और फुलरीन क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। फुलरीन इज नथिंग बट इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। क्यों? क्योंकि सर इसलिए प्योर फॉर्म है बिकॉज दे हैव स्मूथ क्लोज्ड स्ट्रक्चर विदाउट डैंगलिंग बॉन्ड। सर जो फुलरीन होता है दे हैव क्लोज्ड स्ट्रक्चर, मतलब बंद स्ट्रक्चर होता है, बॉल की तरह, फुटबॉल की तरह। दे हैव क्लोज्ड स्ट्रक्चर विदाउट डैंगलिंग बॉन्ड। डैंगलिंग बॉन्ड है ही नहीं। दे हैव स्मूथ क्लोज्ड स्ट्रक्चर विदाउट डैंगलिंग बॉन्ड। और डैंगलिंग बॉन्ड क्या है? देखो
डैंगलिंग बॉन्ड का मतलब होता है कार्बन और इंप्यूरिटी का बॉन्ड। दिस इज डैंगलिंग बॉन्ड। समझाता हूं। जैसे ग्रेफाइट और डायमंड में जो सरफेस कार्बन एटम है, मतलब जो छोर पे, एंड छोर पे है सरफेस कार्बन एटम, दे फॉर्म बॉन्ड विथ इंप्यूरिटी। वो इंप्यूरिटी के साथ बॉन्ड बनाते हैं, और जो इंप्यूरिटी के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो उसी बॉन्ड को डैंगलिंग बॉन्ड कहते हैं। तो ये कह रहा है कि सिंस दे हैव स्मूथ क्लोज्ड स्ट्रक्चर, सो इसका कोई छोर है ही नहीं। छोर नहीं है तो कार्बन इंप्यूरिटी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा। अगर कार्बन इंप्यूरिटी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है तो दे डू नॉट हैव अ डैंगलिंग बॉन्ड। इट इज अ केज लाइक मोलिक्यूल। ऑब्वियसली सर फुटबॉल टाइप का होता है, केज इसमें बना होता है, केज लाइक का मोलिक्यूल। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में डायग्राम है इसका। भाई जो फुलरीन है हमें वो C60 पढ़ना है, मतलब उसमें 60 कार्बन एटम है, और जो C60 फुलरीन है उसको हम बोलते हैं सॉकर बॉल। सॉकर बॉल की तरह दिखता है तो उसको हम बोलते हैं बकमिनिस्टर फुलरीन या फिर बकी बॉल्स। उसमें 60 कार्बन एटम है तो भाई सॉकर बॉल बोलते हैं, या उसमें 60 कार्बन एटम है, सॉकर बॉल की तरह दिखता है, और इसको क्या बोलेंगे? बकमिनिस्टर फुलरीन यानी कि बकी बॉल। C60 जो है उसमें 60 कार्बन है और वो वर्टेक्स पे है, मतलब जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं उस पे। ये जो फुलरीन है इट कंटेन्स बोथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। फुलरीन में देखो, डायमंड में केवल सिंगल बॉन्ड था, ग्रेफाइट में डबल बॉन्ड था। फुलरीन बहुत तेज है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों है। ये जो C60 है इसमें 26 मेंबर्ड रिंग है और 12 5 मेंबर्ड रिंग है। 26 मेंबर्ड रिंग है एंड 12 5 मेंबर्ड रिंग है। तो जो 6 मेंबर रिंग इज फ्यूज्ड विथ 6 और 5 मेंबर रिंग, बट 5 मेंबर रिंग कैन ओनली बी फ्यूज्ड विथ 6 मेंबर रिंग। जो बड़ा 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग इज फ्यूज्ड विथ बोथ 6 और 5 मेंबर रिंग, बट 5 मेंबर रिंग इज फ्यूज्ड विथ ओनली 6 मेंबर रिंग। मतलब कह रहा है कि बड़ा वाला जो रिंग है वो दोनों के साथ मिल सकता है, 6 और 5 वाले के साथ, लेकिन जो छोटा वाला रिंग है वो केवल और केवल अपने से बड़े वाले के साथ मिक्स कर सकता है, मतलब ओनली कैन फ्यूज विथ 6 मेंबर रिंग। यहां पे भी हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ग्रेफाइट की तरह 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां पे जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो फुलरीन में वो एरोमेटिक कैरेक्टर देता है, तो एरोमेटिक से स्टेबिलिटी आती है। चलिए, ऑक्साइड्स ऑफ द कार्बन। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो है ऑक्साइड्स ऑफ द कार्बन। तो देखो, कार्बन फैमिली +4, +2 और +4 में एग्जिस्ट करता है, तो ऑक्साइड दोनों बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, दिमाग में करना, एक तरफ मैं लेफ्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड और राइट में बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूं। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? अगर मैं ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन करता हूं, वो भी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, कार्बन प्लस लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दे रहा हूं, क्या बन जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड CO। कार्बन प्लस एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दे देता हूं तो क्या बन जाता है? CO2। कार्बन प्लस लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इट इज CO, एंड कार्बन प्लस एक्सेस सप्लाई दे देता हूं तो CO2। साथ में CO2 बनाने का एक और तरीका है कि भाई अगर हम देखो ना, ये तो बहुत पहले से बनाते आ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराते हैं, जैसे CH4 का O2 से कंबशन करा दो, क्या बन जाएगा? CO2 प्लस वाटर, तो CO2 बन गया ना वहां भी। चलो, अगर मुझे प्योर कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए, लेफ्ट साइड में आइए, प्योर कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए, तो फॉर्मिक एसिड HCOOH में से पानी निकाल दो। फॉर्मिक एसिड HCOOH में से जैसे ही आप कॉन्क H2SO4 पानी निकालते हो तो आपके पास CO निकल जाता है और H2O, और ये जो CO है फॉर्मिक एसिड से निकला है वो प्योर CO है। चलो, कॉमर्शियली कैसे बनाते हो CO को? तो कॉमर्शियली CO को बनाओगे बेटा, कुछ नहीं, हॉट कोक में एसिड डाल दो, सॉरी वाटर डाल दो। हॉट, व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर हॉट कोक, स्टीम को हम हॉट कोक से पास कराते हैं, स्टीम मतलब समझ ही गए, वाटर वेपर। तो क्या बनता है? CO प्लस H2, दिस इज वाटर गैस बोलते हैं इसको, वाटर गैस और सिन गैस। हॉट कोक को जब हम स्टीम ऊपर पास करते हैं तो क्या बनता है? CO प्लस H2, ये क्या है हमारे पास? वाटर गैस और सिन गैस। फिर कह रहे हैं कि इफ एयर इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ स्टीम, अगर हम हवा यूज करते हैं, इफ एयर इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ स्टीम, अगर हम कोक में स्टीम पास करेंगे तो वाटर गैस बनता है, लेकिन अगर हम कोक में O2 + 4N2 पास कर दें
O2 प्लस N2 पास कर दें तो आपके पास बनता है ट्वाइस CO प्लस 4N2, इसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। कॉमर्शियली प्रिपरेशन समझ गए आप, किसको CO करते हैं, वाटर गैस और सिन गैस बनाते हैं या फिर प्रोड्यूसर गैस बनाते हैं। दोनों में CO बन रहा है, एक में CO प्लस H2 है और एक में ट्वाइस CO प्लस 4N2 है। CO प्लस H2 के लिए रेड हॉट कोक में स्टीम पास करो, और अगर स्टीम की जगह O2 प्लस N2 पास कर दोगे, एयर पास कर दोगे, तो आपके पास मिल जाएगा प्रोड्यूसर गैस। चलिए अब यहां पे आते हैं कि सर कार्बन डाइऑक्साइड को लेबोरेटरी में कैसे बनाते हो। बड़ा सिंपल है, CaCO3 प्लस HCl। तो CaCO3 प्लस HCl, पहले का प्लस दूसरे का माइनस के साथ CaCl2, दूसरे का प्लस पहले का माइनस के साथ क्या बन जाएगा, H2CO3। H2CO3 जब टूटता है वो वाटर और CO2 में टूटता है। अब आते हैं कॉमर्शियल प्रिपरेशन। कॉमर्शियल प्रिपरेशन में क्या होता है, CaCO3 जैसे ही आप टूटेगा CaO प्लस CO2 में टूटेगा। कॉमर्शियल प्रिपरेशन में जैसे ही टूटेगा वो CaO और CO2 में टूट जाता है, मतलब CO2 यहां से प्रिपेयर हो गया। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे ही इसकी वाटर से रिएक्शन कराओगे क्या बनेगा आपके पास, सर कार्बन डाइऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है। जैसे ही पानी में दोगे ये एसिडिक कार्बोनिक एसिड बन जाता है H2CO3, ऑक्सो एसिड, कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है ये वीक डाई बेसिक एसिड है, पहली बार एक H प्लस देता है, दूसरी बार दूसरा H प्लस देता है, ठीक है। अब ये वाटर, अब कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ आइए। तो भाई जो वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस हैं ये क्यों बनाया हमने, क्योंकि सर एक तो CO को बनाना था, दूसरा ये वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस बहुत अच्छे इंडस्ट्रियल फ्यूल्स हैं। अच्छा इधर आओ, जो H2CO3 है वो क्यों बनाया था, क्योंकि HCO3 माइनस और H2CO3 का जो बफर है इट इज यूज्ड टू मेंटेन pH ऑफ ब्लड बिटवीन 7.26 से 7.42। 7.26 से 7.42 आप जब pH ऑफ द ब्लड मेंटेन करोगे तो वहां पे होता है, वो कैसे मेंटेन होता है, HCO3 माइनस स्लैश H2CO3 में। सर CO क्या है, कलरलेस, ऑर्डरलेस और वाटर सॉल्युबल। CO2 क्या है, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड वाटर में लेस सॉल्युबल। कार्बन मोनोऑक्साइड इज वाटर इनसॉल्युबल। कलरलेस, ऑर्डरलेस, वाटर इनसॉल्युबल इज कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां पे कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड वाटर लेस सॉल्युबल। अच्छा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है बच्चे लेफ्ट साइड में, इट रिड्यूसेस ऑल मेटल्स एक्सेप्ट अल्कली, एक्सेप्ट अल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्युमिनियम एंड सम ट्रांजिशन मेटल्स। जैसे Fe2O3 में जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड डालोगे तो Fe में रिड्यूस हो गया। जैसे ZnO में आप कार्बन मोनोऑक्साइड डालोगे तो Zn में रिड्यूस हो गया। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या करोगे, तो देखो स्ट्रक्चर बनाओ, C ट्रिपल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर, कार्बन पे एक लोन पेयर, कार्बन पे माइनस, ऑक्सीजन पे प्लस, एक सिग्मा 2 पाई। चलो उसके बाद भाई कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, और ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। लेकिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन 300 टाइम्स मोर स्टेबल है देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो क्या होगा कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जैसे ही आप कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करोगे ब्लड अंदर आपके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन को हटा देगा, क्योंकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन स्टेबल है। तो ऑक्सीजन जैसे ही ब्लड से हटेगा इट विल लीड टू डेथ। उसी तरह CO2 जो है बच्चे आपके पास, इट इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा कि पॉइजनस है, ये पॉइजनस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में, ड्राई आइस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड में 2 सिग्मा 2 पाई है, sp हाइब्रिडेशन है, लीनियर है, और फायर एक्सटिंग्विशर में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होता है। अब आते हैं कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन पे। अब हम आते हैं बच्चे कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन पे। तो देखो सबसे पहले SiO2 के बारे में बात करते हैं। तो SiO2 भी नाम बता रखा है शुरुआत में, बेटा इसको हम सिलिका कहते हैं। इसका क्रिस्टलाइन फॉर्म जेई मेंस में पूछा था, क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबाइलाइट एंड ट्राइडाइमाइड। क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबाइलाइट एंड ट्राइडाइमाइड, ये तीनों जो हैं ये क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ क्या है, सिलिका।
ठीक है। अब जो कोवलेंट 3D नेटवर्क सॉलिड, जैसे डायमंड में हमने पढ़ा ना कोवलेंट 3D नेटवर्क सॉलिड, उसी तरह SiO2 का स्ट्रक्चर भी आप दिमाग में रखेंगे। इट इज SiO2 में भी कोवलेंट 3D नेटवर्क सॉलिड है। अच्छा, SiO2 में भी कोवलेंट 3D नेटवर्क सॉलिड है। सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन ऑल्टरनेट बॉन्ड्स हैं और 8 मेंबर की रिंग बना रहा है। कितने? 8 मेंबर की रिंग बना रहा है भाई। सिलिकॉन के 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल है। सिलिकॉन के 4 सिग्मा बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल। सिलिकॉन नॉन रिएक्टिव है क्योंकि SiO बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। सिलिकॉन नॉन रिएक्टिव है बिकॉज द SiO बॉन्ड आर मतलब नॉन रिएक्टिव, ये स्टेबल हो जाता है, टूटता ही नहीं है। जनरली बेटा ये रिएक्ट नहीं करता है, बट स्पेशल केसेस में HF और NaOH के साथ रिएक्शन करेगा। SiO2 जनरली रिएक्शन नहीं करता है, बट ओनली 2 जगह रिएक्शन करता है, NaOH से और HF से। जब NaOH से रिएक्शन करता है तो इट फॉर्म्स Na2SiO3 और जब HF से रिएक्शन करता है तो इट फॉर्म्स SiF4। SiO2 की NaOH से रिएक्शन करोगे Na2SiO3, बट जब HF से रिएक्शन करोगे तो SiF4+2 वाटर। जो क्वार्ट्ज है, जो मैंने बताया था ना क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्वार्ट्ज इज यूज्ड इन पीजियोइलेक्ट्रिक मटेरियल। पीजियोइलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब ऐसा मटेरियल जिसमें हमने स्ट्रेस डाल के वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट किया है, दैट इज पीजियोइलेक्ट्रिक। जब हम फोर्स लगा के किसी सब्सटेंस में वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो उसको हम कहते हैं पीजियोइलेक्ट्रिक। तो क्वार्ट्ज जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका, दैट इज पीजियोइलेक्ट्रिक। सिलिका जेल ये वो ड्राई एजेंट की तरह इस्तेमाल होता है। ड्राई एजेंट कहने का मतलब है जिसमें पानी सोख लिया जाता है। एमॉर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका क्या है? किस घर। एमॉर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका इज किस घर। अब सिलिकॉन क्या है? R2SiO जिसमें रिपीटिंग यूनिट है, ऐसा पॉलीमर जिसमें R2SiO रिपीटिंग यूनिट है। अब आप देखोगे तो यहां पे एक R2SiO करके रिपीटिंग यूनिट बनाया गया है। यहां देख पा रहे होंगे आप R2SiO, 2 अल्काइल ग्रुप, 1 सिलिकॉन और 1 ऑक्सीजन। यही अगर रिपीट हो रहा है बार बार तो इसको हम कहते हैं सिलिकॉन्स। अच्छा, सिलिकॉन्स के बाद हम आते हैं सिलिकेट्स के ऊपर। सिलिकेट्स क्या है? तो सिलिकेट्स आर SiO4-4। सिलिकॉन 4 O- से बॉन्ड बनाता है, sp3 है और टेट्राहेड्रल है। इसको हम ऑर्थोसिलिकेट कहते हैं। बस सिलिकेट्स के एग्जाम्पल आपके में नहीं है, हमने नोट्स में डाल रखे हैं, बट सिलिकेट्स के एग्जाम्पल आपके सिलेबस में नहीं है। लास्ट आता है जियोलाइट। ये जियोलाइट क्या है? तो जो SiO2 वाला 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड है उसमें फ्यू सिलिकॉन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्युमिनियम। उसमें फ्यू सिलिकॉन एटम्स आर रिप्लेस्ड इन बाय एल्युमिनियम, जो बनता है वो जियोलाइट है। तो इसको हम कहते हैं एल्यूमिनोसिलिकेट। SiO2 भी SiO2 इज बेसिकली 3D सिलिकेट, वो 3 डायमेंशनल सिलिकेट होता है, तो इट इज एल्यूमिनोसिलिकेट। इसका एग्जांपल है फेल्डस्पार एंड जियोलाइट। एल्यूमिनोसिलिकेट का एग्जांपल होता है फेल्डस्पार और जियोलाइट। SiO2 में ही कुछ सिलिकॉन एटम हटा के एल्युमिनियम डाल दो। जियोलाइट का इस्तेमाल कहां करते हैं? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में, जहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि वैसलीन, जैसे कि बोरो प्लस, ये जैसे कि बोरोलिन, ये जितने भी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं उन इंडस्ट्रीज में बेटा जियोलाइट्स का इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये सब हाइड्रोकार्बन से बनते हैं और हाइड्रोकार्बन को तोड़ने के लिए हम जियोलाइट का इस्तेमाल करते हैं, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन के लिए। और ZSM5 एग्जांपल दिया गया है कि ZSM5 नाम का जियोलाइट है, ZSM5 नाम का जियोलाइट है जो अल्कोहल से गैसोलीन बनाता है, जो अल्कोहल से गैसोलीन बनाता है। एंड लास्ट इज, अगर आप हाइड्रेटेड जियोलाइट लेते हो, हाइड्रेटेड जियोलाइट इज यूज्ड इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के सॉफ्टनिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हाइड्रेटेड जियोलाइट्स को। तो बच्चे यहां तक पूरा कार्बन फैमिली आपने सुन के याद कर लिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग बच्चों। मैं बार बार वही दोहराऊंगा कि बार बार मैं गिरकर संभल रहा हूं, बार बार मैं गिरकर संभल रहा हूं, ऐ मुश्किलों देखो मैं कितना मजबूत हो रहा हूं। तो आप गिरने से ना डरिए, आप लड़ने से ना डरिए, आप
परिस्थितियों से लड़िए। आप जितना मजबूत हो सकते हैं होइए। किसी में इतनी मजाल है जो आपको पीछे कर दे? यार, आपको भगवान ने यूनिक बनाया है। आप मेहनत करते रहिए, और चाहे सामने तूफान हो, चाहे पत्थर हो, हम सबको हिला डालेंगे। इतनी कॉन्फिडेंस अंदर होनी चाहिए, है ना। दशरथ मांझी भी तो थे ना, पूरी पत्थर की पहाड़ तोड़ डाली यार, पूरी पहाड़ तोड़ डालेंगे। हमारे सामने, आपके सामने कुछ भी आए, हाँ हो सकता है शायद समय ठीक ना हो, लेकिन हम समय के लिए इंतजार करेंगे और तब तक मेहनत करने से चूकेंगे नहीं। एकदम अंदर आग भरे रहिए कि हाँ कुछ तो करके दिखाना है, कुछ तो अच्छा ही करेंगे, टेंशन किसी भी बात का नहीं। चलिए, धन्यवाद आपको, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट आपको नेक्स्ट फैमिली मिलेगा। बाय बाय।